हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अबाउट द डिफरेंट लेयर्स इन द अर्थ लिथोस्फीयर। आज हम लिथोस्फीयर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम मेनली पढ़ेंगे कि अर्थ के लिथोस्फीयर में बहुत तरह के मूवमेंट्स होते हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में। तो आज का चैप्टर हम शुरू करेंगे एक एक्टिविटी से। एक बीकर लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए, एक कलर पैलेट उसमें डाल दीजिए और इस बीकर को आप एक स्टोव के ऊपर रख दीजिए। तो जब ये पानी गर्म होगा तो गर्म पानी के साथ ये पैलेट पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये पैलेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा टुवर्ड्स द कूलर वाटर। इस तरह का मूवमेंट हम अर्थ के मैग्मा में देख सकते हैं। अर्थ का मैग्मा क्या होता है? इट इज द मोल्टन मिनरल्स विच इज प्रेजेंट बिलो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब ये हमारा लिथोस्फीयर जो है वो एक कंप्लीट प्लेट से नहीं बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट धीरे धीरे मूव करते हैं। हो सकता है बहुत धीरे मूव करें, करीबन फ्यू मिलीमीटर्स अ ईयर, मगर ये मूव जरूर करते हैं। और ये मूवमेंट फैसिलिटेट कौन करता है? मैग्मा ऑफ द अर्थ। अब होता क्या है कि ये मैग्मा जब दो प्लेट्स के बीच में आ जाता है तो मैग्मा का मूवमेंट तो अभी हमने एक्टिविटी में देखा। तो उस मूवमेंट के वजह से मैग्मा क्या करता है? इन दोनों प्लेट्स को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर सरकने लगती हैं। इस वजह से आपको अर्थ पे दो फोर्सेस नजर आएंगी। एक जो अर्थ के इंटीरियर में हो रही हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस, और एक फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे हो रही हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये इंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभार बहुत तेज हो जाती हैं, जिसके वजह से अर्थक्वेक या वोल्केनोज भी आ सकते हैं। और हमको पता है कि अर्थक्वेक और वोल्केनोज मास डिस्ट्रक्शन के कारण हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वोल्केनो है क्या? वोल्केनो इज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट जिसके थ्रू मोल्टन मटेरियल सडनली बाहर आ जाता है। और ये मोल्टन मटेरियल, जिसको हम लोग लावा भी कहते हैं, ये इतना गर्म होता है कि ये जिस जिस एरिया तक पहुंचे वहां पूरी लाइफ को बर्बाद करने में सक्षम होता है। एट द सेम टाइम वोल्केनो जब होता है तो उसमें से काफ़ी ऐसे गैसेस बाहर आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, जिसके वजह से काफ़ी हद तक वेजिटेशन और लाइफ का लॉस होता है। सेकेंडली, अगर हम लोग देखें तो हमने अभी बोला कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो मूव करते रहती हैं। इस मूवमेंट की वजह से कभी कभार काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस या काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसको हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। इस डायग्राम को देख लीजिए। अर्थक्वेक जहां से शुरू होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। और ये अर्थक्वेक जो है इन फॉर्म ऑफ वेव्स होती हैं, तो आप एपिसेंटर से जितना दूर जाओगे आपको अर्थक्वेक का इफेक्ट उतना कम महसूस होगा। एपिसेंटर में सबसे ज्यादा तबाही होती है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आप ठहरे पानी में अचानक से एक पत्थर डाल दोगे तो आपको पत्थर जहां पे गिरेगा वहां पे बहुत ज्यादा तेज वेव्स नजर आएंगी और ये वेव्स धीरे धीरे उस जगह से फैलती जाती हैं। तो दूर के वेव्स छोटे हो जाते हैं और जिस जगह पे पत्थर डला वहां के वेव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसी तरह का सिनारियो होता है जब अर्थक्वेक होता है। अब अर्थक्वेक जब होता है तो तीन तरह के वेव्स फॉर्म हो सकते हैं। फर्स्ट इज पी वेव्स। ये वेव्स सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों में से फैल सकती हैं। दूसरा है एस वेव्स, जो सिर्फ सॉलिड से फैलती हैं। और तीसरा जो है दैट इज एल वेव, जिसको हम लव वेव भी कहते हैं। एल वेव बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। सबसे ज्यादा तबाही एल वेव्स के जरिए ही होती है। एल वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में से जा सकते हैं। और इस तरह के वेव में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कंटिन्यूअसली अप और डाउन होता रहता है। आज तक हमारी टेक्नोलॉजी की जो पहुंच है उसके जरिए हम अर्थक्वेक को करेक्टली एंड एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिनको हम लोग सीज्मोलॉजिस्ट्स बोलते हैं। ये लोग कंटिन्यूअसली अर्थ के जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट को स्टडी करते रहते हैं और इस स्टडी से वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस दौरान या फिर किस ईयर में शायद कोई अर्थक्वेक आए और उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो। मगर एग्जैक्ट अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना आज भी इम्पॉसिबल है। ये जो डिफरेंट सैटेलाइट्स अर्थ से भेजे जाते हैं, इन सैटेलाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स को स्टडी करना।
अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को हम जरूर मेजर कर सकते हैं और उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस हमारे पास है जिसका नाम है सीस्मोग्राफ। अगर कोई भी अर्थक्वेक 2.0 मैग्नीट्यूड से कम का होता है तो बहुत कम झटके लगते हैं। अगर 5.0 के करीब हो जाए तो ऐसे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। 6.0 या उससे हायर मैग्नीट्यूड का अगर कोई अर्थक्वेक होता है तो उससे काफी ज्यादा तबाही हो सकती है। आज तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वाज 9.0 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स जिस तरह से कॉन्टिनेंट्स के नीचे होते हैं उससे ज्यादा डैमेज वाले अर्थक्वेक या हाई मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स को हमने नोटिस किया है समुंदर के नीचे होते हुए। अगर बहुत ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक समुंदर के नीचे आ जाए तो वहां से सुनामी भी आ सकता है। अब चूंकि अर्थक्वेक को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते तो उनका इफेक्ट जो है वो कम करने के लिए हमको पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। और अगर मान लीजिए बाई चांस अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इज आप कहीं पे भी सेफ स्पॉट में छिप जाइए। वो सेफ स्पॉट आपके किचन काउंटर के नीचे हो सकता है, किसी भी टेबल या डेस्क के नीचे हो सकता है, या फिर किसी भी दीवार के कॉर्नर में हो सकता है। हमेशा दूर रहिए फायर प्लेसेस से, एरियाज जहां पे चिमनीज हैं, विंडोज जहां पे हैं, ऐसी जगहों से आपको दूर रहना है। और जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां पे अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन है, वहां पे सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है ताकि अगर अर्थक्वेक आ जाए आप इमीडिएटली दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएं और वहां से आप हेल्प ले पाएं। अब अर्थ का जो लैंडस्केप है ना, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, जिसके दो मेन वजह हैं। एक है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग का मतलब है बड़े पत्थरों का छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना, और इरोजन का मतलब होता है लैंडस्केप में ड्यू टू एजेंट्स लाइक वाटर, विंड या आइस चेंजेस आ जाना। जब भी लैंडस्केप इरोड होता है तो इरोडेड मटेरियल जो होता है दैट इज कैरिड अवे बाय वाटर एंड विंड, और इवेंचुअली ये डिपोजिट भी हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इरोजन का और डिपोजिशन का, इससे पुराने लैंडस्केप्स चेंज हो जाते हैं और नए लैंडस्केप्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक रिवर का। रिवर जो है वो लैंडस्केप को इरोड करती है, और अचानक से रिवर जब किसी स्टीप एंगल से नीचे गिरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल। रिवर जब सीधा न चल के इधर उधर बेंड करके मूव करती है तो उन बेंड्स को हम लोग बोलते हैं मियांडर्स। कंटिन्यूअसली मियांडर जो है वो एक साइड को इरोड करती है और दूसरे साइड पे डिपोजिट करती रहती है। इससे होता क्या है कि मियांडर का जो लूप होता है ना, वो धीरे धीरे करीब आ जाता है और एक कट ऑफ लेक तैयार हो जाता है, जहां पे रिवर का पानी जमा होकर एक छोटा सा लेक बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्स बो लेक। टाइम टू टाइम जब रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है तो ये पानी ओवरफ्लो करके नेबरिंग एरियाज में चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लड। और एक बार जब फ्लड सबसाइड कर जाता है तो अपने साथ जितने भी सेडिमेंट्स वो लेके आया वो उसी जमीन पर छोड़ के चला जाता है। इससे बन जाता है फ्लड प्लेन, और ये फ्लड प्लेन जो है ये काफी फर्टाइल एरिया होता है। एक रिवर के जो ऊंचे बैंक्स होते हैं यानी कि ऊंचे किनारे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लीव्स। जब रिवर एक सी के करीब पहुंचती है तो उसका बहाव बहुत कम हो जाता है, पानी भी कभी कभार उसमें कम हो जाता है, और ये रिवर टूट के छोटे छोटे रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिनको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के वजह से बन जाता है डेल्टा। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक उसी तरह से सी वाटर भी इरोजन और डिपोजिशन करता रहता है। सी वाटर जब एक बड़े से रॉक से काफी ज्यादा टकराता है तो वहां पे उस रॉक को खोखला कर देता है और उसको हम लोग बोलते हैं सी केव। कभी कभार ज्यादा इरोजन के वजह से ये सी केव पूरी तरह से खोखले होकर आर पार हो जाते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं सी आर्क। कभी कभार रॉक का एक काफी बड़ा टुकड़ा इरोजन के वजह से पूरी तरह से अलग हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। और कभी कभार रॉक पूरी तरह से इरोड नहीं हो पाता और उसका जो टॉप पोर्शन है वो काफी स्टिफ बन जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं सी क्लिफ। तो ये तो सभी चीजें हो गई सी के इरोजन की वजह से। सी डिपोजिट भी करता है, तो सी जब डिपोजिट करता है अपने सेडिमेंट्स को उसके किनारे पर, उससे बन जाते हैं बीचेस।
अब चले आते हैं पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर काफ़ी सर्दी होती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जमता है, यानी कि आइस जमता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि बड़ी बड़ी आइस की चट्टानें बन जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर्स या फिर रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स जब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ये तो पहाड़ की चोटियों पे नहीं रहते, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं। और जब नीचे की तरफ ये लोग आते हैं तो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स तैयार करते हैं। इनमें से आइस मेल्ट होता रहता है और छोटे छोटे रिवर्स भी बन जाते हैं। और ये रिवर्स काफ़ी तेज़ी से फ्लो करते हैं, साथ में ग्लेशियर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ इरोजन करता है। इस इरोजन के डिपॉजिट से तैयार हो जाता है ग्लेशियर मोराइंस। ठीक उसी तरह से विंड भी एक मेजर एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का। आपने डेजर्ट तो जरूर देखा होगा। अगर आपने कोई डेजर्ट विजिट नहीं किया है तो जरूर किसी मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा। तो डेजर्ट में आपको दिखेगा कि काफी तेज हवाएं चलती हैं। डेजर्ट में जो पत्थर होते हैं, उन पत्थरों के नीचे वाला पोर्शन ज्यादा इरोजन फेस करता है इन हवाओं की वजह से, इन कंपैरिजन टू द अपर पार्ट। तो एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उन रॉक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं मशरूम रॉक। ये हवाएं जब फ्लो करती हैं तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सैंड लेकर फ्लो करती हैं, क्योंकि सैंड बहुत हल्का होता है। अब ये हवाएं जब किसी जगह पे रुक जाती हैं तो सैंड जो है वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और छोटे छोटे टीले बन जाते हैं सैंड्स के, जिनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि सैंड इतना हल्का होता है कि वे सैंड ड्यून्स ना बनाकर वो हवाएं जब किसी लोकेलिटी में घुस जाती हैं, वहां आके जमा हो जाती हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं लोएस। इस तरह के ह्यूज अमाउंट ऑफ लोएस हमको चाइना में देखने को मिल जाएंगे। इस डिपोजिशन और इरोजन के वजह से कंटिन्यूअसली पुराने लैंडफॉर्म्स बदल रहे हैं और नए लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। So we can say that Earth is never stationary, Earth is always changing. तो चले आते हैं पेज नंबर 17 पर और देख लेते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। 1 का 1 देखिए, वाई डू द प्लेट्स मूव। तो वाई आर द प्लेट्स मूविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं द लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो वाई डू दे मूव? ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर लूजली रखे हुए हैं। तो दीज प्लेट्स आर केप्ट ऑन ईच अदर लूजली and there is magma between these plates. Magma always moves in a circular motion, due to which these two plates get lubricated and they also start moving. 1 के 2 में आ जाइए। What are exogenic and endogenic forces? So the forces which are acting inside the Earth's surface, they are known as the endogenic forces, and the forces which are acting on the Earth's surface, they are known as the exogenic forces. 1 का 3, what is erosion? The corroding of the landforms due to agents like wind, water, etc. is known as erosion. तो बहुत तरह का erosion होता है। erosion with the help of wind, erosion with the help of glacier, erosion with the help of water. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में। The question is, what are sand dunes? So in the desert, there is no vegetation. So when the wind moves in the desert, it carries a lot of sand with it. Now, at one time, when the speed of the wind reduces, these sand particles get deposited and form small hills, छोटे छोटे टिले बन जाते हैं, which are known as sand dunes. 1 का 6, how are beaches formed? The eroded materials that has reached the sea, or the materials which has been eroded by the sea, when these materials get deposited on the shore, the beaches are formed. Question number 1 ka 7, what are oxbow lakes? So when the river moves on land, it does not move in a straight line. It moves in loops which are known as meanders. These meanders continuously keep eroding and depositing their shores. So what happens as a result of this is the meanders become narrow. And due to this narrowing of the meanders, some water gets trapped on the shores of the meander and they form small lakes, and these are known as the oxbow lakes. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। टेक द करेक्ट आंसर।
नंबर 1, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। तो यहां पे देख लीजिए कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है, दैट इज बीच। बीच क्या है? इट इज अ डिपोजिशनल फीचर। नंबर 2, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज, तो कौन सा यहां पे डिपोजिशनल फीचर है? इट इज द मोराइन। 2 का 3, विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, तो कौन सा होता है सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ की वजह से? इट इज वोल्केनो। 2 का 4, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, तो कहां मिलता है मशरूम रॉक्स? इन द डेजर्ट्स। 2 का 5, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, कहां मिलता है ऑक्सबो लेक? इन द रिवर वैलीज। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैच द फॉलोइंग। ग्लेशियर्स किससे मैच करेगा ये? ऑब्वियसली विद रिवर्स ऑफ आइस। मियांडर्स मैच करेगा रिवर्स के साथ। बीच मैच करेगा सी शोर के साथ। सैंड ड्यून मैच करेगा डेजर्ट के साथ। वाटरफॉल मैच करेगा विद हार्ड बेड रॉक एंड अर्थक्वेक विद वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिव रीजंस। नंबर 1, some rocks have a shape of a mushroom. So this type of rocks you will generally find in the desert. तो जब विंड चलती है डेजर्ट पे तो विंड erodes the lower portion of the rock more than the upper portion of the rock, and the rock gets the shape of a mushroom. So this is how the mushroom rocks are formed. Next is question number 4 ka 2. Flood plains are very fertile. So what happens is when the water level in the rivers increase, this water overflows to the shores of that particular river. Now, this river already is carrying a huge amount of sediments. So all these sediments will be deposited on the shore. अब पानी जब रिड्यूस हो जाता है या सबसाइड कर जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज ऑल दिस सेडिमेंट्स व्हिच इट हैज डिपॉजिटेड ऑन द शोर वो वहीं पे रह जाते हैं, एंड फाइनली वी गेट द फ्लड प्लेन। और ये सेडिमेंट्स जो है दैट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लड प्लेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 का 3. Sea caves are turned into stacks. So what are sea caves? When the sea water continuously hits the rocks besides the sea, it does what? It erodes that particular rock and finally forms a sea cave. Now, when the sea water continuously keeps on eroding the rock, so at one point what will happen? A portion of the rock will be broken off from the main rock, और इसको हम लोग बोलते हैं stack. So this is how sea caves ultimately forms stacks. Next is question number 4 ka 4. Buildings collapse due to earthquakes. So earthquake is what? It is a sudden and violent movement of the lithosphere. तो लिथोस्फीयर में जो प्लेट्स होते हैं जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, व्हेन दे सडनली मूव इट कॉजेज एन इम्बैलेंस ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स विच आर क्रिएटेड ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, एंड ऑब्वियसली व्हेन दिस इम्बैलेंस ऑकर्स द बिल्डिंग्स विच आर मेड ऑन द क्रस्ट ऑफ अर्थ दे विल फॉल. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 पर. यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे एक तरफ फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, दूसरे तरफ आपको पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर, और थर्ड है आपको पूछा है कि ये किस टाइप से बनता है, इरोशनल, डिपोजिशनल और बोथ. तो देखिए पहला जो तस्वीर है और पहली जो फोटोग्राफ है दैट इज बेसिकली अ वाटरफॉल. ऑब्वियसली दिस इज इरोशनल. द सेकेंड वन इज अ मियांडर, और ये क्या है, इट इज इरोशनल एज वेल एज डिपोजिशनल. नेक्स्ट वन इज अ फ्लड प्लेन. देखिए यहाँ पे चारों तरफ हरियाली है, यानी कि यहाँ पे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज वेरी हाई, तो ये फ्लड प्लेन है. इसमें क्या है, दिस इज डिपोजिशनल. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दी हुई है. इस क्रॉसवर्ड को मैंने पूरी तरह से आपके स्क्रीन पे बना के दिखा दिया है. सो इससे हमारा चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइजेस भी ओवर हो जाते हैं. तो फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के सेशन के साथ. चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं एयर. तो थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.